वेलकम टू रिकैप वाला। और हमारी आज की मूवी है साल 2006 की अ गुड ईयर। तो ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक शहर से, जहां हम मैक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अनाथ है और अपने पेरेंट्स की मौत के बाद वो अपने अंकल हेनरी के साथ रहता है। मैक्स का अंकल हेनरी एक बड़े से बंगले का मालिक है और वो अपने घर के पीछे विनयार्ड में वाइन बनाने का काम करता है, जिस काम में वो बेहद अच्छा है और उसकी वाइन फ्रांस में बेहद फेमस है। कहानी अब 25 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम बड़े हो चुके मैक्स को देखते हैं जो एक बेहद सक्सेसफुल और एरोगेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर है और वो अपनी ट्रेडिंग की नॉलेज से लंदन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में एक बड़ा एम्प्लॉय है, जिसकी शेयर मार्केट में काफी रिस्पेक्ट है। सिर्फ पैसा कमाना मैक्स का एक लौता शौक होता है और अपने काम और ऑफिस के बाहर उसकी कोई और सोशल लाइफ नहीं होती। एक दिन मैक्स को एक लेटर मिलता है जो पढ़ के उसे पता चलता है कि फ्रांस में उसके अंकल हेनरी की मौत हो गई है और मैक्स को याद आता है कि फ्रांस से लंदन शिफ्ट होने के बाद उसने कभी अपने अंकल को कॉल तक नहीं किया, क्योंकि उसे यहाँ अपना करियर बनाना था। अगले दिन मैक्स की असिस्टेंट जेना उसे बताती है कि फ्रांस से उसके अंकल हेनरी के लॉयर की एक चिट्ठी आई है, जिसके अकॉर्डिंग उसके अंकल की डेथ के बाद कोई विल ना होने की वजह से उनका बंगला और विनयार्ड मैक्स को मिलेगा, क्योंकि मैक्स ही हेनरी का लास्ट लिविंग रिलेटिव है और उन्हीं लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से उस लॉयर ने मैक्स को फ्रांस बुलाया है। जेना मैक्स का शेड्यूल क्लियर करके उसकी फ्लाइट बुक करने लगती है, पर मैक्स कहता है कि वो फ्रांस नहीं जाना चाहता। मैक्स कहता है कि उसे अपने अंकल की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसका यहाँ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी के सबसे अमीर क्लाइंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है। शाम को वो अपने एक फ्रेंड चार्ली से मिलता है, जिसे रियल एस्टेट की बेहद नॉलेज होती है, और मैक्स उससे फ्रांस में बिताया हुआ अपना बचपन और अंकल हेनरी के बारे में डिस्कशन करता है। जब मैक्स चार्ली को बताता है कि उसके अंकल के घर में 6 बेडरूम, एक टेनिस कोर्ट, एक स्विमिंग पूल और एक बड़ा विनयार्ड है जहां वाइन के लिए ग्रेप्स उगते हैं, तब चार्ली उसे कहता है कि उस बंगले की आज की कॉस्ट बेहद ज्यादा होगी और मैक्स को उस बंगले और विनयार्ड के 5 से 10 मिलियन यूरोस तक मिल सकते हैं। और ये नंबर सुन के मैक्स तुरंत उस बंगले को बेचने के लिए तैयार हो जाता है और फ्लाइट लेके फ्रांस चला जाता है। फ्रांस के प्रोविंस जाके मैक्स अपने अंकल के उस बंगलों में जाता है, जो अब काफी पुराना दिख रहा होता है, और वहाँ का खाली स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट देख के उसे अपने अंकल हेनरी और बचपन के फ्लैशबैक्स होते हैं जब वो यहाँ खेला करता था। घर के साथ ही विनयार्ड में उसे अपने अंकल के प्लांट किए हुए खेत दिखते हैं और उस जगह का केयर टेकर फ्रांसिस मिलता है, जो पिछले 20 सालों से इस जगह को मेंटेन कर रहा है। और फ्रांसिस उसे बताता है कि उसके अंकल अपने आखिरी दिनों में ठीक से देख नहीं पाते थे और उसे बेहद याद किया करते थे, जो सुन के मैक्स यहाँ पहले न आने के लिए बेहद गिल्टी फील करता है। अगले दिन फ्रांसिस की वाइफ मैक्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और मैक्स को उसकी असिस्टेंट जेना फोन पे रिमाइंड कराती है कि आज उसे अपने अंकल के लॉयर से मिलके शाम की फ्लाइट से लंदन वापस आना है, क्योंकि आज उसकी अपने बॉस के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैक्स अपनी रेंटेड कार लेके फौरन उस लॉयर से मिलने के लिए निकलता है और जल्दी में वो नोटिस नहीं करता कि उसने एक साइकिल पे जा रही लड़की को हिट कर दिया है, जिसका नाम फैनी है। जो लड़की रोड से डिस्बैलेंस होके उसके विनयार्ड में गिर जाती है। इसके बाद मैक्स अपने अंकल के लॉयर से मिलता है और सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है। वो उस लॉयर से कहता है कि उसका अपने अंकल की तरह वाइन बनाने का कोई प्लान नहीं है और वो घर समेत उस विनयार्ड को बेचने का प्लान कर रहा है। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब मैक्स उस घर में वापस आता है, तब वो एयरपोर्ट जाने से पहले फ्रांसिस को भी बता देता है कि वो ये जगह और विनयार्ड बेचने वाला है। और फ्रांसिस उसकी बात सुन के अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से इस विनयार्ड में काम कर रहा है और ये जगह अब उसके घर जैसी है। फ्रांसिस की बातें सुन के मैक्स इमोशनल तो होता है, पर अपनी जॉब ने उसे बेहद मनी माइंडेड बना दिया होता है, इसीलिए वो फ्रांसिस को इग्नोर करके सिर्फ घर की सेल से आने वाले पैसे के बारे में सोचता है और कार में बैठ के एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसे बायर्स के लिए बंगले की कुछ फोटोज ले लेनी चाहिए और मैक्स वहाँ की कई सारी फोटोज क्लिक करता है। और जब वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ा होके स्विमिंग पूल की फोटो क्लिक कर रहा होता है, तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाली पूल में गिरता है। पूल की हाइट काफी ज्यादा होती है और मैक्स काफी जंप करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता और वही पूल में फंस जाता है। तभी वहाँ फैनी आती है, जिसकी खूबसूरती देख के मैक्स बेहद खुश होता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि मैक्स ने ही उसकी साइकिल को हिट किया था, तब वो पूल का पानी ऑन कर देती है और मैक्स पूल के गंदे पानी में भीग जाता है। मैक्स के पूल से बाहर आने तक उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है और वो जेना को फोन करके बताता है कि वो आज लंदन नहीं पहुंच पाएगा। जेना उसे बताती है कि उनका बॉस उससे नाराज है और उन्होंने मैक्स को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि मैक्स ने उनके क्लाइंट्स का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट
किया है, पर मैक्स कहता है कि वो गलतियां नहीं करता और उसने सारी रिसर्च करके ही पैसा लगाया है और कुछ ही दिनों में उस पैसों पर रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे और जेना उसे एक हफ्ते बाद ही ऑफिस आने का सजेशन देती है। अगले दिन मैक्स अपने अंकल के कपड़े पहनता है और सारे बंगले को अच्छे से देखता है। तभी उसे लंदन से चार्ली का कॉल आता है और वाइन बॉटल्स रखने वाले एक सेलर को देखते हुए मैक्स उससे कहता है कि इस घर की कंडीशन थोड़ी सी रेनोवेशन से बेटर हो सकती है। चार्ली मैक्स से कहता है कि उसे अगले 2-3 दिनों में ही उस बंगले को साफ करके रिपेयर कर देना चाहिए, जिससे उस जगह की कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी और मैक्स अकेले ही उस जगह को साफ करने लगता है। पर वो एरिया बेहद बड़ा होता है और मैक्स फाइनली फ्रांसिस से मिलके उसकी हेल्प मांगता है। फ्रांसिस मैक्स की हेल्प करने के लिए मना कर देता है, पर मैक्स कहता है कि मैं इस जगह को बेचने के बाद भी तुझे ही यहाँ का केयर टेकर बनाए रखूंगा ताकि तुझे कहीं और शिफ्ट ना होना पड़े। इसीलिए फ्रांसिस अब उसकी हेल्प करने लगता है और मैक्स और वो मिलके स्विमिंग पूल और घर को साफ करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक क्रिस्टी नाम की लड़की आती है जो मैक्स से कहती है कि वो उसकी कजिन है और अंकल हेनरी की नाजायज बेटी है, और इस बात के प्रूफ के लिए वो मैक्स को अपनी माँ और अंकल हेनरी की जवानी की एक फोटो भी दिखाती है, जो देख के वो शॉक होता है। क्रिस्टी कहती है कि वो यूरोप की एक बैक पैकिंग ट्रिप पे थी जब उसे उसकी माँ ने बताया कि उसके बायोलॉजिकल फादर की डेथ हो गई है और वो यहाँ उनकी ग्रेव को देखने आई है। मैक्स तुरंत अपने अंकल की लॉयर के पास जाता है जो उसे बताती है कि चाहे क्रिस्टी उसके अंकल के बिना शादी से हुई औलाद हो, पर फ्रांस के लॉज के अकॉर्डिंग रिश्तेदारों से ज्यादा हक प्रॉपर्टी पे बच्चों का होता है। इसीलिए क्रिस्टी अगर क्लेम करे तो मैक्स को अपने अंकल की सारी प्रॉपर्टी क्रिस्टी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो सुन के वो बेहद अपसेट होता है। पर वो डिसाइड करता है कि वो क्रिस्टी को प्रॉपर्टी या लॉयर के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस्टी झूठ बोल रही है। लॉयर के ऑफिस से वापस आते हुए मैक्स फैनी को देखता है जिसका शहर में अपना एक कैफे होता है और मैक्स कार पार्क करके उससे मिलने जाता है। फैनी जो अपने कैफे में आए कस्टमर्स को अटेंड कर रही होती है, मैक्स को देख के बेहद नाराज होती है क्योंकि उसने उसे अपनी कार से हिट किया था और वो उससे बेहद रूडली बात करती है और अपनी स्कर्ट उठा के अपने थाइस पे लगी चोट भी दिखाती है जो मैक्स की वजह से लगी थी। अपनी इंसल्ट करवा के मैक्स जब घर आता है तब फ्रांसिस घर की सफाई कर रहा होता है और मैक्स उससे फैनी के बारे में पूछता है। फ्रांसिस उसे बताता है कि फैनी एक डिवोर्सी है जो अपने डाइवोर्स के बाद अपना कैफे चलाती है और किसी रिलेशनशिप या आदमियों से दूर रहती है, और मैक्स कहता है कि उसे फैनी बेहद पसंद है। उसी रात को मैक्स क्रिस्टी के साथ डिनर कर रहा होता है जिसे मैक्स अपने अंकल की बनाई हुई वाइन भी सर्व करता है, और वो नोटिस करता है कि क्रिस्टी वाइन्स के बारे में काफी कुछ जानती है और वो मैक्स को बताती है कि जो वाइन बॉटल्स हम यहाँ कैजुअली पी रहे हैं इनकी कॉस्ट यूएस और यूके में हजारों डॉलर्स की है। क्रिस्टी का वाइन में इंटरेस्ट देख के भी मैक्स ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो अंकल हेनरी की बायोलॉजिकल बेटी है, और वो कहता है कि मेरे अंकल का बेहद सी औरतों से अफेयर था पर वो कभी एक बच्चा पैदा करने की बेवकूफी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें कभी किसी रिलेशनशिप या शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैक्स की रूड बातें सुन के क्रिस्टी अपना खाना और वाइन लेके अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन मैक्स फिर से फैनी से मिलने उसके कैफे जाता है जहां बेहद सारे कस्टमर्स होने की वजह से वो बेहद बिजी होती है और मैक्स उसे हेल्प ऑफर करता है, पर फैनी उसकी कोई भी हेल्प लेने से मना कर देती है। सारी टेबल्स फुल होने की वजह से मैक्स फिर से फैनी की हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करता है और फैनी उसे वेटर बना देती है और मैक्स पूरे दिन फैनी की कैफे पे आए कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेके उन्हें खाना सर्व करता है। रात को कैफे बंद होने के बाद फैनी मैक्स को उसकी टिप के पैसे देती है, पर मैक्स वो पैसे लेने से मना कर देता है। मैक्स फैनी को अपनी कार से हिट करने के लिए माफी मांगता है और एज एन अपॉलजी उसे अपने साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है, पर फैनी उसे मना कर देती है। अपना कैफे बंद करने के बाद जब फैनी घर जा रही होती है तब भी मैक्स बाहर उसका वेट कर रहा होता है, और फाइनली फैनी कहती है कि उसके पास सैटरडे की शाम फ्री होती है और अगर मैक्स सैटरडे को ठीक रात 8 बजे उसे मिलेगा तब वो उसके साथ डेट पे चलेगी, और मैक्स ये सुन के खुश हो जाता है। अगले दिन जब मैक्स विनियर्ड की प्लांटेशन देख रहा होता है तब उसे चार्ली का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसके पास उस बंगले और विनियर्ड को खरीदने के लिए कई सारे बायर्स के कॉल आ रहे हैं और वो ये डील क्लोज करने के लिए कल खुद मैक्स के पास फ्रांस आने वाला है। रात को फ्रांसिस और उसकी वाइफ मैक्स को अपने छोटे से घर में डिनर पे इनवाइट करते हैं, पर वहां पहुंच के मैक्स देखता है कि क्रिस्टी भी वहां आई हुई है और उसे देख के मैक्स का ढक्कन खुल जाता है। मैक्स अब चुप नहीं रह पाता और वो क्रिस्टी से कहता है कि मैं नहीं मानता कि तू अंकल हेनरी की बेटी है।
वो कहता है कि तेरे पास जो मेरे अंकल और अपनी माँ की फोटो है वो कोई भी फोटोशॉप पे बना सकता है, और मुझे लगता है कि मेरे अंकल की डेथ के ठीक कुछ हफ्ते बाद आना तेरी कोई चाल है ताकि तू उनकी प्रॉपर्टी हड़प सके। और ये सब सुन के क्रिस्टी का चेहरा उतर जाता है और वो डिनर बीच में ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। डिनर खत्म करके जब मैक्स घर वापस आ रहा होता है तब उसे विनियर्ड में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और थोड़ा ढूंढने पर उसे क्रिस्टी नजर आती है। क्रिस्टी बेहद ज्यादा वाइन पी चुकी होती है और वो नशे में वहीं बैठ गई होती है, जिसे मैक्स कंधे पे उठा के घर के अंदर ले जाता है। और क्रिस्टी मैक्स से कहती है कि वो भले ही उसे अपनी कजन ना माने पर वो उसके अंकल हेनरी की ही बेटी है और वो यहाँ प्रॉपर्टी पे हक जमाने नहीं बल्कि अपने फादर का घर देखने आई थी, क्योंकि वो बिना फादर के बड़ी हुई है। और क्रिस्टी को सुलाने के बाद मैक्स को भी उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि एक अनाथ होने की वजह से वो जानता है कि बिना पेरेंट्स के बड़ा होना कैसा लगता है। अगले दिन मैक्स देखता है कि क्रिस्टी हैंगओवर में अंकल हेनरी की पुरानी डायरी और फोटोज पूल में फेंक रही है, क्योंकि अब उसके लिए ये सब यूजलेस है और मैक्स वो सारी चीजें पूल में से उठाता है। मैक्स देखता है कि उसके अंकल की डायरी में क्रिस्टी की मॉम का जिक्र है और साथ ही उस डायरी में ठीक वैसी ही एक फोटो है जैसी क्रिस्टी के पास है, जिसका मतलब उसके अंकल हेनरी का जरूर क्रिस्टी की मॉम से सीरियस अफेयर था और क्रिस्टी उन्हीं की बेटी है। कुछ ही देर बाद चार्ली मैक्स को फोन करता है और कहता है कि वो उसके अंकल के घर आ चुका है और मैक्स उसे बिठा के अपने अंकल के विनियर्ड की वाइन ऑफर करता है। पर तभी उसे याद आता है कि आज सैटरडे है और वो चार्ली को घर देखने के लिए छोड़ के फौरन फैनी से मिलने के लिए भागता है। मैक्स को टाइम पे देख के फैनी उससे इम्प्रेस होती है और वो दोनों डिनर पे जाते हैं और साथ में एक मूवी भी देखते हैं, जिसके बाद मैक्स और फैनी एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारते हैं और सुबह उठकर फैनी मैक्स से कहती है कि उसे पता है कि मैक्स जल्द ही लंदन चला जाएगा। वो कहती है कि कल रात जो भी हुआ उन्हें वो भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। और मैक्स इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए जब सुबह चार्ली उससे घर बेचने के लिए सेल डीड साइन करने को बोलता है तब मैक्स रुक जाता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। पर चार्ली उसे सेल से आने वाले पैसे का लालच दे के पेपर साइन करा लेता है और मैक्स के वो पेपर साइन करने के बाद फ्रांसिस उस पे बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्रांसिस कहता है कि उसने मैक्स से ज्यादा सेल्फिश इंसान आज तक नहीं देखा, क्योंकि तूने उस आदमी की आखिरी निशानी भी बेच दी जिसने तुझे अनाथ होने के बाद भी सेफ रखा और कभी अकेला फील नहीं होने दिया। और फ्रांसिस को ये बोल के जाता देख मैक्स को खुद पे शर्म आ जाती है, क्योंकि वो सच में एक बेहद सेल्फिश आदमी बन चुका है। अगले दिन क्रिस्टी भी अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है और मैक्स को गुड बाय कहती है और वो नोटिस करता है कि क्रिस्टी को सच में इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है और वो फौरन क्रिस्टी का पीछा करता है और बस स्टॉप पे पहुंच के उसे अपने अंकल की फेवरेट बुक मेमोरीज के लिए देता है। मैक्स मानता है कि क्रिस्टी उसके अंकल हेनरी की तरह दिखती है और क्रिस्टी स्माइल करती हुई वो बुक लेके चली जाती है। रास्ते में जब क्रिस्टी वो बुक खोलती है तब उसे हेनरी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने मैक्स को लिखा होता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, जो पढ़ के वो शॉक होती है। पर असल में ये लेटर मैक्स ने ही लिखा होता है, जिसने बचपन में अपने अंकल के लिए बेहद चेक्स पे साइन किए होते हैं और उसने अपने अंकल के सिग्नेचर को कॉपी करना सीख लिया होता है। मैक्स ने ये रियलाइज कर लिया होता है कि लाइफ में पैसे से बड़ी और भी चीजें हैं, जैसे कि फैनी के लिए उसकी फीलिंग्स और फ्रांसिस का इस बंगले और विनियर्ड से प्यार। इसीलिए वो लॉयर से मिलके और उन्हें वो लेटर दिखा के सब कुछ क्रिस्टी के नाम कर देता है और चार्ली को बंगले की सेल कैंसिल करनी पड़ती है। मैक्स वहां से लंदन वापस चला जाता है और अपनी जॉब ज्वाइन करता है और उसका बॉस भी अब उसके लिए हुए फाइनेंशियल डिसीजन से खुश होता है, क्योंकि मैक्स के लगाए हुए स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। पर मैक्स का अपनी जॉब में मन नहीं लगता और वो वहां से रिजाइन कर देता है। कहानी अब एक साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि मैक्स और फैनी शादी करके अपने अंकल के उसी बंगले में रह रहे हैं। क्रिस्टी भी उनके साथ ही रहती है, जो फ्रांसिस के साथ मिलके विनियर्ड को संभाल रही है और उनकी बनाई हुई वाइन की डिमांड बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। इन दी एंड मैक्स अपनी सारी फाइनेंशियल नॉलेज अब वाइन मेकिंग बिजनेस में लगा रहा है और क्रिस्टी की मेहनत से उन्होंने अपने अंकल के विनियर्ड को बेहद प्रॉफिटेबल बना दिया है और अब काफी पैसा कमाने के बाद वो यहीं सेटल होने का फैसला करता है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।